बच्चों, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स का पैकेज मैंने बनाया है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड। तो इस वीडियो में सबसे पहला ये क्वेश्चन है और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ ब्रीफली कि ये एक पोटेंशियोमीटर है जिसका प्राइमरी सेल दिया हुआ है, जिसका ईएमएफ ई है, ये आप देख सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और ये जो वायर है ए बी, इसकी लेंथ है एल और इसका रेजिस्टेंस है 9R। अब हमने ये E/2 ईएमएफ की बैटरी को बैलेंस किया है जे पॉइंट पे, यानी एजे है इसका बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ। तो हमें एजे की लेंथ निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियोमीटर में दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें या तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया होगा या उसका यूज़ नहीं आ रहा होगा, वो ये एक ही टाइप है। या फिर दूसरा टाइप ये होगा जिसमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। ये वो टाइप है दूसरा जिसमें हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो बड़ा इजी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जानते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। तो आप सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है वो होता है ये जो ए बी वायर है, इसका टोटल पोटेंशियल अपॉन इसकी टोटल लेंथ एल, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकालते हैं इन प्राइमरी सर्किट, ठीक है। और जब भी प्राइमरी सर्किट में हम करंट निकालते हैं तो ये सेकेंडरी सर्किट का कोई यूज़ नहीं होता है। तो आप इसको हटा के अज्यूम कर लो कि खाली ये रेक्टेंगल ये प्राइमरी सर्किट दिया हुआ है बस, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट होगा वो होगा E अपॉन आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट है 10R, ठीक है। तो जो ए बी वायर है उस पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा VAB विल बी इक्वल टू I इंटू इस वायर का रेजिस्टेंस है 9R। तो VAB आ गया 9/10 ऑफ E, ठीक है बच्चों। अब जो है K, तो K हो गया 9E/10L। और जब हम E/2 का सेल जो सेकेंडरी सर्किट में लगा हुआ है इसको बैलेंस कराएंगे, तो इन बैलेंसिंग कंडीशन में जो है E/2 विल बी इक्वल टू K इंटू L, जहाँ पे L मैंने AJ जो वायर है इसकी लेंथ मान ली। तो L जो आएगा वो आएगा E/2K, तो ये आएगा E/2 और K की वैल्यू है 9E/10L। तो L आ गया 5L/9, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों बैलेंसिंग लेंथ, वायर जो AJ है इसकी लेंथ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये जो सेकेंडरी सेल दिया हुआ है नीचे ये वाला, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हमने जो तीसरा एप्लीकेशन पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला, उसमें हमने एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि R इज इक्वल टू E/V -1 इंटू R, जहाँ पे E था ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि तब मेजर होता है जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा के बैलेंसिंग लेंथ नाप रहे हैं। V था वो वाला वोल्टेज सेल का जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये तब आता है जब हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा के V नाप रहे हैं, और R था ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो सेल का जब अपन ने 9.5 का रेजिस्टेंस जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है,
9.5 ओम, इसको अपन ने नहीं लगाया है, तब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आ रही है 70 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू के इंटू 70, हमने के को कुछ भी मान लिया, ठीक है। जब 9.5 का रेजिस्टेंस यूज़ किया है तब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो मेजर करेगी V, तो V हो जाएगा के इंटू 60, ठीक है। तो जो R होएगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा 70 के अपॉन 60 के -1 इंटू 9.5, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा R इज इक्वल टू 9.5 अपॉन 6 ओम्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। पोटेंशियोमीटर में क्वेश्चंस जितने दिखने में बड़े होंगे ना उतने वो इजी होंगे, ठीक है। ये इसका आप डरने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है एक मीटर ब्रिज और उसमें दो अननोन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक्स और वाई। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है पहले केस में वो बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर आ रही है, ये लेंथ 30 आ रही है, ठीक है। तो अपन अगर इक्वेशन बनाए कि x अपॉन रो इंटू 30, रो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ AC, इज इक्वल टू y अपॉन रो इंटू, अब जो AC है ये अपन 100 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड वायर मान सकते हैं, ठीक है। ये रो से रो कैंसिल, तो ये जो आ रहा है कि 10x इज इक्वल टू 3y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने जो है y को शंट किया। देखो अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, R रेजिस्टेंस डिक्रीज कम हो जाता है। तो अगर ये कम होगा तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ होगी ये C की तरफ शिफ्ट होगी, सही है ना। ये बैलेंसिंग लेंथ इसके प्रोपोर्शनल होगी, इसकी बैलेंसिंग लेंथ इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है DC ये कम हो जाएगी। तो अगर इसने ये दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है शंटिंग करने से, तो हमें ये नहीं दिया है कि शिफ्ट कहाँ होती है, पर हम जानते हैं कि अगर शंटिंग 12 की है, ये वाई की शंटिंग की है, तो वाई के नीचे जो लेंथ है वायर की वो कम हो जाएगी, यानी DC लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर D आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, C की तरफ। तो जो नई AD लेंथ होगी वो होगी नया इक्वेशन x अपॉन AD पहले 30 थी, अब 10 और हो गई तो 40, और इज इक्वल टू अब y और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 12y अपॉन 12 प्लस y इंटू, अब जो DC लेंथ बची वो बची 60, समझ गए बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 और ये इक्वेशन बन जाएगी 12 प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 8y, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे x और y के लिए, इस सेकेंड इक्वेशन बन गई, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 20/7 ओम्स और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 20/3 ओम्स, ठीक है बच्चों। इसमें कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एलॉय का ये वायर यूज़ करते हैं, ये वाला वायर। तो ये होता है कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नेनिन, ठीक है। अब ये एलॉयज़ ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा ये एलॉयज़ का मटेरियल का जो नेचर होता है कि वो अपना टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये इनका नेचर होता है कि ये एलॉयज़ का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, और इसीलिए ये एलॉयज़ यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो इनका रेजिस्टेंस ना बदले और वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंट में ना बदले। तो ये आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में बच्चों मीटर ब्रिज हमें एक दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें आर निकालना है यहाँ पर और बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है। तो डायरेक्ट अगर अपन फॉर्मूला लगाएं कि 6 अपॉन ये जो लेंथ है AD, ये लेंथ है 30 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस 50 सेंटीमीटर का वायर है तो 50 माइनस 30 इज 20। ठीक है, तो आर जो आ गया वो आ गया डायरेक्टली 4 ohms। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखे हैं कि शुरू में बैलेंस, मान लो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये R1 ये R2। ठीक है, तो जो अपन इक्वेशन बनाएंगे वो शुरू में बैलेंसिंग लेंथ जो है x है, तो इक्वेशन बनेगी R1 अपॉन x इज इक्वल टू R2 अपॉन L माइनस x। ये इक्वेशन बनेगी। अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसमें कि अगर हम ये जो मीटर ब्रिज का वायर है AB, इसकी लेंथ को अगर अपन दुगना, इसके क्रॉस सेक्शन डायमीटर को दुगना कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ जो है नई AC वो कितनी होगी। तो बेटा देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसे ये अपन अगर देखते हैं कि अगर अपन ने क्रॉस सेक्शनल डायमीटर को डबल कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L बाय A और ये हो जाएगा रो L बाय पाई R स्क्वायर। तो अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस भी डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर रेडियस डबल हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, पर पूरे वायर का रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स होगा और जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है AB वायर की वो भी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, है ना, नई वाली। ठीक है, पर आप ये देखो कि क्या ये टर्म रो पे डिपेंड करती है, क्योंकि रो तो कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो रो से रो कैंसिल। तो ये जो मीटर ब्रिज का वायर है इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही ये चीज़, तो इसका मतलब कि जो नई बैलेंसिंग लेंथ है दैट वुड स्टिल रिमेन द सेम। तो अभी भी सेम ही आंसर आएगा B। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बच्चों कि यहाँ पे एक ये प्राइमरी सेल है और ये वायर है AB और हमको जिसका बैलेंसिंग लेंथ निकालना है वो सेल ये है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें K नहीं दिया है तो हम सबसे पहले एक चीज़ मानते हैं कि लेट सपोज ये जो RAB है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB है ना, वो अपन ने RAB मान लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB वायर का रेजिस्टेंस RAB मान लिया। ठीक है, अब अपन अगर ये देखें कि इस पे वोल्टेज कितना होगा AB पे, तो डायरेक्ट अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें तो ये आएगा RAB इंटू E अपॉन R प्लस RAB। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, तो जो K हो गया वो हो गया RAB इंटू E अपॉन R प्लस RAB इंटू 100। ठीक है, अब ये K आ गया। अब हमें बताना है कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ AJ है L, ये सही ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो L कितना होगा, तो बैलेंस किसको कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं हम E/2 को, तो E/2 इज इक्वल टू K इंटू L। तो K है RAB इंटू E अपॉन R प्लस RAB इंटू 100। E से E कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 50। ठीक है, और इंटू L भी आ जाएगा। तो जो L हो गया वो हो गया R अपॉन RAB प्लस 1 इंटू 50। तो आप ये देख सकते हो कि L हो गया R अपॉन
RAB into 50 plus 50 which means कि L is greater than 50। एक तो ये ऑप्शन आ गया B। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात कि अगर हम ये देखें कि जो वायर AB है उसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बैलेंसिंग सी ऑप्शन है, बैलेंसिंग पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ रेजिस्टेंस ऑफ AB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे कि ये जो लेंथ है वायर की ये टोटल 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इफ R जो है वो RAB के बराबर हो गया, अगर ये हो गया तो L आ गया 100, तो बैलेंसिंग लेंथ 100 आ गई। और अगर RAB से ज़्यादा हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ विल बी ग्रेटर देन 100 विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई 100 जो सेंटीमीटर का वायर है उस पर आप 100 से ज़्यादा कैसे नापोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ तब मिल पा रही है एक तो जब ये दोनों बराबर है या फिर जब RAB इज ग्रेटर देन R है। तो ये ऑप्शन C भी करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये निक्रोम वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स। प्राइमरी बैटरी जो लगी हुई है इसका EMF हमें नहीं दिया और यही हमें निकालना है। तो लेट सपोज हमने इसका EMF E मान लिया। ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो नीचे सेल है सेकेंडरी सेल इसका अच्छा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम्स, वो लिख लेते हैं अपन R इज इक्वल टू 4 ओम्स। और जो नीचे सेल दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का जिसे हमने 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस किया है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर हमको K निकालना है ना। K कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं। K का फार्मूला होता है RAB अपॉन R प्लस RAB इंटू E डिवाइडेड बाय LAB। तो अगर ये वैल्यूज रख दें इसमें तो RAB आएगा 50, E हमें नहीं पता, और नीचे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 है और वो 50 है, और जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो मेजरमेंट जिसको बैलेंस करना है वो 1.5 है। तो इक्वेशन बनेगी ये वाला E, इसको E डैश मान लेते हैं अपन, या अपन डायरेक्ट ही लिखते हैं 3/2 1.5 इज इक्वल टू K इंटू L। L जो है बैलेंसिंग लेंथ वो हमें दी हुई है, कहाँ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो 3/2 इज इक्वल टू E बाय 108 है ना, और इनटू L आ गया हमारा 40। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो E जो आएगा वो आपका 4.05 वोल्ट आएगा विच इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है बच्चों, ओलंपियाड 2016 स्टेज 1 का क्वेश्चन था, इजी था, बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इसमें थोड़ा सा एरर एनालिसिस भी मिक्स किया है, और हम जानते तो हैं एरर्स। और यहाँ पे मीटर ब्रिज है जिसका रेजिस्टेंस R हमें निकालना है और बैलेंसिंग लेंथ है 40। तो एक सबसे पहले इक्वेशन बनाए कि R अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 60, 100 माइनस 40 इज 60। तो यहाँ से R जो आएगा वो 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हो कि R विल बी 60 ओम्स। अब अगर इसमें एरर भी निकालना है तो
इक्वेशन बनाएंगे R अपॉन L। हम बैलेंसिंग लेंथ को मानते हैं L, वो हमें पता है 40 है, वो बाद में रख देंगे, इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 माइनस L। तो R आ गया 90L अपॉन 100 माइनस L। तो एरर एनालिसिस के हिसाब से डेल्टा R बाय R फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब जो 90L है, 90 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा, L में होगा डेल्टा L बाय L, और प्लस माइनस तो आ ही जाता है, और प्लस 100 माइनस L अपॉन डेल्टा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L। ये पूरी एक क्वांटिटी है 100 माइनस L, है ना। अब डेल्टा R बाय R जो है वो 60 निकाला है हमने ट्रू वैल्यू। डेल्टा L हमें लीस्ट काउंट लेना होता है, हमने बात करी है एरर्स में, हम जानते हैं कि हम लीस्ट काउंट को ही मैक्सिमम परमिसिबल एरर मानते हैं। तो 1 वो mm में दिया है और L सेंटीमीटर में, इसलिए mm में लिख रहा हूँ 400, प्लस डेल्टा 100 में कोई एरर नहीं होगा, 100 एक फिक्स क्वांटिटी है, तो जो डेल्टा L है एरर इन L वो वापस 1 mm होगा, और 100 माइनस L होगा 60 सेंटीमीटर विच इज 600 mm। तो यहाँ से जो डेल्टा आ रहेगा आपका, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 विच इज 0.25 ओम्स डेल्टा R। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो C हो गया। ठीक है बच्चों, इजी था, बस एरर एनालिसिस इसमें ऐड किया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम एक सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 52 आ रही है, और जब हमने उस सेल के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का, तब बैलेंसिंग लेंथ 40 आ रही है। तो हमको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं R का, R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू R। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार E बाय V की जगह L1 बाय L2 भी तो ले सकते हो। हाँ, तो वो भी ले सकता हूँ बेटा बच्चों, पर कई बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो ये L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R, तो R आ गया 52 बाय 40 माइनस 1 इंटू R, R आ गया 5। तो जो R आएगा ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा 3/2 ओम्स। ठीक है, ये कैसे आया 3/2? क्या R आ गया 52 माइनस 40 इज 12/40 इंटू 5 विच इज 12/8, दैट इज 3/2। तो करेक्ट आंसर हो गया 4th। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है एक मीटर ब्रिज, तो डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, और 2 अननोन रेजिस्टेंस हैं X और Y। ठीक है, अब यहाँ पे एक मीटर ब्रिज है ये, और ये सेल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से हमने बैलेंसिंग कराई है। अब सबसे पहले लेट सपोज कि ये लेंथ है L1, और या इनफैक्ट L मान लो, और ये हो गई 100 माइनस L। तो इक्वेशन बनेगी X अपॉन L इज इक्वल टू Y अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अब जब X और Y को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि Y अपॉन अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो L कम हो जाएगा, L माइनस 10 इज इक्वल टू X अपॉन ये हो जाएगा
110 माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन वाई जो है वो आ जाएगा 110 माइनस एल अपॉन एल माइनस 10, और यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, इससे अपन एल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है x प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका 1 किलो ओम यानी 1000 ओम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर आप ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट, अब आप देख सकते हो कि ये इस इक्वेशन से L आएगा, और एक बार जब L आ जाएगा तब x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है। तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और लेफ्ट स्लॉट पे जो x था वो आ जाएगा 550 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेशंस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन करें यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और ये बनेगी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एल की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देना, किसी भी एक इक्वेशन में, या इसमें, और इससे x अपॉन वाई आ जाएगा, और x प्लस वाई आपको दिया हुआ है तो इससे x आ जाएगा 550। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये जो प्राइमरी सेल है इसका वोल्टेज 6 वोल्ट्स है, और ये जो वायर है ए बी इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर्स। अब जो ये एक सेल है सेकेंडरी जो 4 वोल्ट का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसको हमने ए से ऐसे कनेक्ट किया है जैसा फिगर में दिखा रखा है। अब हमें बी का पोटेंशियल 0 मानना है। ठीक है, ये मानना है, हमें दिया हुआ है। तो इफ़ वी बी इज़ 0 तो ऑब्वियसली वी ए जो होगा वो 6 वोल्ट होगा, क्योंकि वी ए माइनस वी बी जो है वो 6 वोल्ट है। अब दिख रहा है ये पूरे वायर पे ये बैटरी लगी हुई है, तो वी ए माइनस वी बी 6 वोल्ट होगा, और वी बी 0 है तो वी ए 6 हो गया। अब यहाँ देख सकते हो वी ए माइनस वी सी है ना, वी ए माइनस वी सी जो है वो 4 वोल्ट है, क्योंकि शुरू में यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। तो वी ए माइनस वी सी 4 वोल्ट, और ऑब्वियसली क्योंकि वी ए 6 वोल्ट है तो 6 माइनस वी सी इज इक्वल टू 4, तो वी सी आ गया जो 2 वोल्ट्स। ठीक है, हमें ए और सी का पोटेंशियल निकालना था। अब दूसरी बात कि हमें डी पॉइंट वो पता लगाना है जिसका पोटेंशियल सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपसे यही बोला जा रहा है कि सेल कहाँ पे बैलेंस होगा, सेल की बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये लेंथ है L, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो K है पूरे वायर पे जो रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, तो K हो गया 6 अपॉन 100, और 4 इज इक्वल टू K इंटू L, तो 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 इंटू L। ठीक है, तो ये इसको आप देख सकते हो 3 और ये 2, और L आ गया 200 अपॉन 3। ठीक है, अब हम C और D को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दें तो ऑब्वियसली करंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब उनका पोटेंशियल बराबर है, VC और VD बराबर है, दिया हुआ ना हमें कि VC इज इक्वल टू VD, तो करंट 0 होगा C से D तक। और अगर 4 वोल्ट की बैटरी को रिप्लेस कर दें हम 7.5 वोल्ट की एक बैटरी से, तो A और B पार्ट का आंसर क्या होगा। तो बेटा सिंपल बात है कि अगर 4 वोल्ट को रिप्लेस कर दें 7.5 से, यहाँ पे 7.5 लगा दें, तो VA जो A का पोटेंशियल होगा वो तो 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि B का 0 मानना है, पर VA माइनस VC है 7.5,
और वी है VA है 6, तो 6 माइनस VC इज इक्वल टू 7.5, तो VC आ जाएगा माइनस 1.5 वोल्ट। और जहाँ तक बात रही बैलेंसिंग लेंथ की, तो यू कैन नॉट फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि जो सेल का पोटेंशियल है 7.5 इज ग्रेटर देन VAB, पूरे AB वायर के जो वोल्टेज है उससे बड़ा है, तो इट इज़ नॉट मेजरेबल, इट इज़ नॉट मेजरेबल। पोटेंशियोमीटर से हम वही लेंस वही पोटेंशियल्स मेजर कर सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर वायर के टोटल पोटेंशियल से कम हो या उसके बराबर हो। उससे ज़्यादा आप कैसे मेजर करोगे, क्योंकि जब वायर का ही उतना पोटेंशियल है तो आपकी जो लेंथ आएगी वो वायर की टोटल लेंथ से ज़्यादा आने लग जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ, तो वो नाप ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये दिया हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर AB अलग अलग मटेरियल, इनफैक्ट अलग अलग थिकनेस और अलग अलग लेंथ, बट सेम मटेरियल के दो अलग अलग वायर से बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कि ये जो है ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर AB, और ये दो वायर से बना है AC और CB। AC का लेंथ भी ट्वाइस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ट्वाइस है, और इसका ये है जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है ρL/2πa², जहाँ पे रो ये वायर है AB, इसका रेजिस्टिविटी है, और E EMF है। तो सबसे पहला हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि व्हाट मैक्सिमम वोल्टेज दैट यू कैन बैलेंस ऑन दिस पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज बैलेंस कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि जो हम मैक्सिमम वोल्टेज इस पे बैलेंस कर सकते हैं वो इसका टोटल वोल्टेज होगा वायर का, VAB, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस निकालें AC का, तो AC का रेजिस्टेंस आएगा रो इंटू 12/π/4a², जो कि आएगा ρL/2πa²। तो जो RAC आएगा, इसको इन टर्म्स ऑफ R लिखूं तो ये R ही आएगा, और जो RCB आएगा ये आ जाएगा ρL/πa², ठीक है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ R लिखूं तो ये 2R आ जाएगा। तो RAB टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3R, और करंट हो गया अब जब करंट लिखूंगा तो ये रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा और ये पूरा लेना पड़ेगा, तो ये 4R हो जाएगा, और VAB हो जाएगा I इंटू RAB। तो VAB हो जाएगा I इज 3/E/4R, और RAB हो जाएगा 3R। तो जो मैक्सिमम आप वोल्टेज नाप सकते हो वो आ जाएगा 3E/4। मैंने इस क्वेश्चन में आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये फर्स्ट आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि E/2 EMF का सेल की बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी A से, ठीक है। तो A से हम देखते हैं कि E/2 EMF के सेल की बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। अब आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि अपन वोल्टेज निकालते हैं AC का, AC जो वायर है इसका वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप K को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब सबसे पहले VAC निकालते हैं, तो VAC आएगा I इंटू RAC। तो VAC आएगा I है E/4R, और RAC है R, तो VAC आ गया E/4। तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपको अगर E/2 के सेल को बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग लेंथ C से आगे आएगी, क्योंकि AC पे टोटल वोल्टेज E/4 है और हमें बैलेंस करना है E/2। तो इक्वेशन, अब मान लो कि यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ x दूरी पे आ रही है,
सी से, ठीक है। तो जो के होगा सी बी वायर के लिए के, वो होगा वी सी बी अपॉन एल। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी सी बी क्या होगा? सी बी की लेंथ कितनी, सी बी का वोल्टेज कितना होगा? सी बी का वोल्टेज होगा आई इंटू आर सी बी। तो वी सी बी होगा आई, आई इज ई बाय 4 एंड आर सी बी ई बाय 4R है आई, और आर सी बी जो है वो 2R है। तो वी सी बी हो गया ई बाय 2, ठीक है। तो के हो गया वी सी बी अपॉन एल, यानी ई बाय 2L, सी बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें मेजर करना है ई बाय 2 का सेल, जो हम यहां लगाएंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा के। तो ई बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखो ए से जब मेजर करना चालू करेंगे बैलेंसिंग लेंथ, तो सी तक तो आएंगे ही। तो ए से सी तक का वोल्टेज ई बाय 4 तो हो ही गया, प्लस सी से आगे एक्स लेंथ का वोल्टेज होगा के सी बी इंटू एक्स। तो के सी बी इंटू एक्स किसको बराबर कर रहा है? ई बाय 4, ई बाय 2 माइनस ई बाय 4। के सी बी जो है वो है ई बाय 2L और इंटू एक्स, ये इज इक्वल टू ई बाय 4, ई से ही कैंसिल, एक्स आ गया L बाय 2, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल लेंथ है ए से नापेंगे अगर ये पॉइंट, हम इसको नाम दे देते हैं सम पॉइंट डी, बैलेंसिंग पॉइंट डी। तो जो टोटल लेंथ है एल ए डी, ये आएगा 2L प्लस L बाय 2, यानी 5L बाय 2। ये आप देख सकते हो आंसर, ठीक है। तीसरा ये पूछा है इसने कि जो हम अगर ये एक सेल जिसका EMF E बाय 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इसको अगर जंक्शन पे कनेक्ट कर दें तो इससे कितना, ये मैंने डायग्राम बना रखा है और यहाँ से हमको करंट निकालना है इस ब्रांच से। तो उसके लिए हम नोडल लगाते हैं, नोडल लगाने के लिए हम C को ग्राउंड कर देते हैं। तो C का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और A का पोटेंशियल V मान लेता हूँ। तो ऊपर से करंट लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन आएगी V माइनस E अपॉन 3R प्लस AC से जा रहा हूँ V अपॉन R प्लस नीचे जा रहा हूँ V माइनस E बाय 2 अपॉन R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो V माइनस E प्लस 3V प्लस 3V माइनस 3E बाय 2 इज इक्वल टू 0, और 7V आ रहा है 5E बाय 2 के बराबर, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब V जो आ गया वो आ गया 5E बाय 14, ठीक है। और I जो है यही तो I है, तो ये I जो होगा वो हो जाएगा 5E बाय 14 माइनस E बाय 2 अपॉन R। तो I आ जाएगा 5E माइनस 7E अपॉन 14R। तो I आ रहा है माइनस E बाय 7R, ठीक है। माइनस का मतलब यह है कि जैसा हमने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आ गया हमारा I इज इक्वल टू E बाय 7R। तो ये आप देख सकते हो, ये आ गया थर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों बड़ा अच्छा एक सवाल लाया हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है ये टाइम पे डिपेंडेंट है,
टी स्क्वायर ओम के हिसाब से बदल रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ए बी वायर का, ये 2x है, यानी ये भी वेरिएबल है विद लेंथ। इस वायर की टोटल लेंथ है 1 मीटर, और जब अच्छा हमें ये प्राइमरी सेल का ईएमएफ नहीं पता और सेकेंडरी का भी नहीं पता, पर हमें ये पता है कि सेकेंडरी सेल का जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो हाफ आ रहा है और t बराबर 1 सेकेंड पे आ रहा है। तो हमें सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल के ईएमएफ का रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि एट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जो R है रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वो 1 ओम हो गया। ठीक है, और हमें दिया हुआ है जो वायर ए बी है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो यानी डी आर बाय डी एक्स 2x दिया हुआ है, तो यहाँ से R आ जाएगा x स्क्वायर ओम्स। इंटीग्रेट कर दो डी एक्स को ऊपर ले जाके। ठीक है, तो ये तो आ गया R, और जो टोटल लेंथ है वायर की, तो R टोटल हो गया ए बी वायर का, x की जगह 1 रख दो क्योंकि टोटल लेंथ है 1, तो ये भी 1 हो गया। तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा E प्राइमरी अपॉन R प्लस आर ए बी, तो ये हो गया E प्राइमरी अपॉन 2, क्योंकि R और आर ए बी दोनों 1 है। दूसरी बात, अब क्योंकि रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी डी वी बाय डी एक्स जो होगा वो होगा आई इंटू डी आर बाय डी एक्स। जिस तरीके से v होता है आई इंटू आर, तो डी एक्स डिवाइड कर दिया, तो डी वी बाय डी एक्स यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया आई है ई पी बाय 2 और डी आर बाय डी एक्स है 2x, तो डी वी बाय डी एक्स हो गया ई पी इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ से v निकाला एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आएगा ई पी एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आ गया x लेंथ के वायर का वोल्टेज। ठीक है, अब हमें ES को मेजर करना है, तो ES जो होगा सेकेंडरी सेल वो हो गया EP बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और x हमें बैलेंसिंग लेंथ हाफ दी हुई है, तो ES बाय EP जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आएगा EP बाय 8। तो इसको अगर अपन इनफैक्ट 1/8 1/8 इसको अगर अपन 1 बाय गामा से कंपेयर कर लें तो हमारा आंसर गामा आ गया 8। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इससे टफ लेवल का कोई क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ सकता, कोई अलग ही आ जाए तो बात अलग है। तो ये था न्यूमेरिकल पैकेज बेस्ड ऑन आपका पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। थैंक यू।